नमस्कार विद्यार्थियों, हम बौद्ध योगिन शिक्षा के बारे में पढ़ रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध योगिन शिक्षा की विशेषताएं। बौद्ध योगिन शिक्षा में शिक्षा जो है वो स्वतंत्र रूप से बौद्ध मठों द्वारा संचालित होती थी। शिक्षा पर बौद्ध संघ का नियंत्रण था। बौद्ध शासक तथा बौद्ध धर्म के जो संपन्न अनुयायी होते थे वही उनको संरक्षण प्रदान करते थे और जो प्राथमिक शालाएं होती थी वह निःशुल्क होती थी। उच्च शिक्षा के लिए प्रतिदान देना पड़ता था या फीस देना पड़ता था। बौद्धकालीन शिक्षा की अनेक विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। उसमें सबसे पहले लेते हैं हम छात्र योग्यता। बौद्ध युग में चांडालों को छोड़कर समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। चांडालों मतलब जो निम्न वर्ग के हैं या जो अशूद्र जाति के जो होते थे उन्हें चांडाल कहते हैं। इसके अलावा अस्वस्थ, असम्मानित, रोगी, विकलांग एवं दंडित लोगों को भी शिक्षा का अधिकार नहीं था। विद्यारंभ 8 वर्ष की आयु में होता था तथा छात्र 12 वर्षों तक श्रवण की स्थिति में रहता था। 20 वर्ष की आयु के पश्चात वह भिक्षु बन सकता था। शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। उस समय की जो प्रचलित भाषा थी वो पाली थी और इसी कारण पाली भाषा में शिक्षा दिया जाता था। दूसरा है पब्बजा संस्कार। शिक्षा के लिए प्रवेश हेतु मठों में पब्बजा संस्कार होता था। विनय पिटक जो पुस्तिका है उसमें उसके अनुसार छात्र अपने सिर के बाल मुंडवाता था, पीले कपड़ा पहनता था, मठ के भिक्षुओं के चरणों पर अपना माथा टेकता था और फिर पालथी मारकर बैठ जाता था और उसे 3 बार कहना पड़ता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसके बाद उसे 10 नियमों का पालन करने का आदेश दिया जाता था। वो 10 नियम हैं: चोरी न करना, जीव हत्या न करना, अशुद्ध आचरण न करना, वर्जित समय पर आहार न करना, मादक वस्तुओं का सेवन न करना, श्रृंगार की सामग्री का प्रयोग न करना, बिना दिए हुए किसी वस्तु को ग्रहण न करना। मतलब आपको उठाकर कोई चीज नहीं लेना है जब तक कोई दूसरा व्यक्ति उसको न दे दे या जो वस्तु का मालिक है वो आपको प्रदान ना करे। सोना चांदी जैसे कीमती वस्तुएं हैं उनका दान नहीं लेना है। नृत्य संगीत आदि नहीं देखना है, मतलब मनोरंजन के साधनों का उपयोग नहीं करना है। इन नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता था। इस संस्कार के बाद ही छात्रों को श्रवण या समनेर कहा जाता था। अब है उपसंपदा संस्कार। 20 वर्ष की आयु के पश्चात छात्र को उपसंपदा ग्रहण करनी पड़ती थी। उपसंपदा के समय 10 भिक्षुओं की उपस्थिति आवश्यक थी। उपसंपदा के बाद पुरुषों को भिक्षुक और स्त्रियों को भिक्षुणी कहा जाता था। उपसंपदा के बाद भिक्षुक को वृक्ष के नीचे वास करना, भिक्षा पात्र में भिक्षा मांगकर खाना, मांगे हुए वस्त्र धारण करना एवं औषधि के रूप में सिर्फ गौमूत्र का सेवन करना पड़ता था। अगला है अध्ययन काल। 12 वर्ष का जो समय होता था वो पब्बजा, 10 वर्ष के बाद उपसंपदा, इस तरह से कुल मिलाकर 22 वर्ष जो है वो अध्ययन काल का होता था। फिर है गुरु शिष्य का संबंध। छात्र गुरुओं की सेवा करते थे, भिक्षा मांगते थे तथा पूरे समय में 3 बार भोजन करते थे, सिर्फ 3 वस्त्र पहनते थे और शुद्ध स्नान करते थे तथा पूरे समय अनुशासन में रहते थे। इस संदर्भ में डॉक्टर अल्तेकर ने कहा है, अपने गुरु के साथ नव शिष्यों के जो संबंध है वो पुत्र के अनुरूप होते थे। मतलब जो गुरु होते थे वो विद्यार्थियों को पुत्र के समान रखते थे। वे पारस्परिक सम्मान, विश्वास और प्रेम से आबद्ध थे। इस काल में गुरु शिष्य संबंध का आधार समता का था। शिष्य तथा गुरु दोनों ही अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। फिर है स्त्री शिक्षा। बौद्ध युग में स्त्रियों का स्थान पुरुषों से नीचे था। पहले स्त्रियां संघ में वर्जित थी, बाद में उन्हें संघ में प्रवेश मिल गया तो उनकी शिक्षा में प्रगति हुई। इस संदर्भ में डॉक्टर अल्तेकर कहते हैं कि स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की आज्ञा तो दी, इससे विशेष रूप से समाज के कुलीन और व्यावसायिक वर्गों की स्त्रियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया गया। बुद्ध काल में स्त्रियों की शिक्षा का प्रसार होने के अनेक प्रमाण मिलते हैं। इनके लिए अलग विहारों की स्थापना की गई।
इनमें से सेल भट्टारिका, विजयांका, प्रभुदेवी आदि महिलाओं के नाम जो है वो उच्च शिक्षा प्राप्त नारियों में आते हैं। संघमित्रा जो अशोक की पुत्री है वो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए लंका गई थी। इन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत व्यापक रूप से प्रचार किया। फिर है व्यावसायिक शिक्षा। बुद्ध काल में लेखन, गणना रूपम या ड्राइंग, कृषि, वाणिज्य, कुटीर उद्योग और पशुपालन, हस्त ज्ञान, इंद्रजाल, मृतकों को जीवित करने का मंत्र, पशुओं की बोलियों का ज्ञान, धनुर्विद्या, भविष्य कथन, इंद्रिय संबंधी क्रियाओं का वशीकरण, शारीरिक संकेत, औषधि विज्ञान पाठ्यक्रम में थे। डॉक्टर आर के मुखर्जी के अनुसार सिपाहियों या प्राविधिक तथा वैज्ञानिक शिक्षा के ज्ञान की मांग सामान्य शिक्षा या धार्मिक अध्ययन की मांग से किसी भी प्रकार से कम नहीं थी। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत वस्तुकला, चिकित्सा शास्त्र, लेखन गणना, कृषि, वाणिज्य, कुटीर उद्योग, पशुपालन आज की शिक्षा दी जाती थी। हरित विज्ञान, इंद्रजाल, मृत व्यक्तियों को जीवित करना, पशु बोलियों को समझना, आखेट, धनुर्विद्या, भविष्य कथन, वशीकरण, शारीरिक संकेत, औषधि विज्ञान आदि की शिक्षा उस समय दी जाती थी। फिर है शिक्षण विधि। बौद्ध युग में यह शिक्षण विधि अपनाई जाती थी जिसमें मौखिक, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, व्याख्या, भ्रमण, अग्रशिष्य यानी कि जो मॉनिटर जो कक्षा के का प्रतिनिधित्व करते थे, कप्तान जिसको कहते हैं वो, पुस्तकालय, निरीक्षण, प्रवचन और सम्मेलन। फेनसॉन्ग के अनुसार शिक्षक पाठ्य वस्तु का सामान्य अर्थ बताते हैं और छात्रों को सविस्तार पढ़ाते हैं, उन्हें परिश्रम के लिए प्रोत्साहित करते हैं और कुशलता से उन्नति के पथ पर अग्रसर करते हैं। वह शल्य क्रिया के विद्यार्थियों को निर्देशित करते हैं और मंद बुद्धि के छात्रों को इसको प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। बौद्ध मठों में अनुकरण, प्रश्नोत्तर, व्यवस्था, वाद विवाद, तर्क, व्याख्यान, सम्मेलन, शास्त्रार्थ, प्रदर्शन तथा अभ्यास, स्वाध्याय एवं देशाटन विधियों द्वारा शिक्षा दी जाती थी। अगला है पाठ्यक्रम। बौद्ध युग में लेखन, गणित तथा शास्त्रार्थ के साथ साथ कला कौशल, सैनिक शिक्षा, सारथी विद्या, धनुर्विद्या, भूतल विद्या यानी जियोलॉजी आदि की शिक्षा दी जाती थी। इसके अतिरिक्त धार्मिक तथा लौकिक शिक्षा की भी व्यवस्था थी। इस युग में पाठ्यक्रम दो प्रकार का था, धार्मिक तथा लौकिक। धार्मिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत वेद शास्त्र तथा बौद्ध शास्त्र पढ़ाए जाते थे। उन दिनों बौद्ध ग्रंथों तथा वेदों का उदारता पूर्वक अध्ययन कराया जाता था। लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत समाज की भौतिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इनमें लेखन, गणित, शास्त्रार्थ, काटना, बुनना, छपाई, रंगाई, सिलाई, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और संगीत, कृषि, पशुपालन और चिकित्सा आदि की शिक्षा दी जाती थी या ये सभी पाठ्यक्रम में सम्मिलित थे। इस युग में गुरु शिष्य संबंध वैदिक तथा ब्राह्मण युग की तरह मधुर थे, मतलब एक दूसरे का सम्मान करते थे। आचार्य की आज्ञा का पालन तथा सेवा करना शिष्यों का कर्तव्य था। अपराध होने पर प्रायश्चित की व्यवस्था थी। अब है बौद्ध युगीन शिक्षा का मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के अंतर्गत हम दोष और गुण देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बौद्ध युगीन शिक्षा के दोष क्या क्या थे। आरंभ में तो बौद्ध शिक्षा दोष रहित थी। वैदिक शिक्षा की भांति यह भी धर्म प्रधान थी। कला कौशल की शिक्षा बौद्ध धर्म में हेय हो गई थी। बौद्ध विहार कालांतर में भिक्षुओं और भिक्षुणियों की क्रीड़ा का केंद्र बन गया था। अहिंसा पर अधिक बल दिए जाने के कारण निर्बल हो गया था, मतलब लोगों में डर खत्म हो गया था। वो किसी भी तरह के डर से मुक्त हो गए थे। एफ.ई. केई के अनुसार बौद्ध धर्म में जीवन का ऐसा आदर्श उपस्थित किया जिसमें इस क्षण भंगुर संसार के लिए घृणा थी और इसलिए इस धर्म ने शिक्षा द्वारा व्यक्ति को दूसरे संसार के लिए तैयार किया। अब है बौद्ध शिक्षा का योगदान। बौद्ध युगीन शिक्षा वस्तुतः उत्तर वैदिक काल तथा ब्राह्मण काल में दी जाने वाली शिक्षा के प्रति प्रतिक्रिया थी।
बौद्ध युग में शिक्षा सामान्य जन के लिए हो गई थी। इस युग में सामान्य शिक्षा संस्थाओं का गठन हुआ। इनमें प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा की व्यवस्था हुई। सभी व्यवहारिक विषयों को की शिक्षा जो आज भी दी जाती है, बौद्ध युग की देन है। बहुशिक्षक तथा समूह प्रणाली इसी व्यवस्था की में विकसित हुई। शिक्षा संगठन औपचारिक रूप से संगठित किए जाने लगे। नालंदा वल्लभी विश्वविद्यालयों का संगठन आज भी विश्वविद्यालयों के गठन और संरचनाओं को प्रभावित कर रहा है। उच्च शिक्षा के लिए न्यूनतम आयु, नियमों और परीक्षा का आयोजन आज भी दिशा निर्देश दे रहा है। बौद्ध युगीन शिक्षा गुप्त में शिवाय तथा बौद्ध विहारों में आ गई। यद्यपि आधारभूत ढांचा जो है वो वैदिक ही रहा, किंतु व्यवहार तथा प्रत्येक में संस्थागत तथा संरचनात्मक परिवर्तन इनमें दृष्टिगत होने लगे। यह परिवर्तन इस प्रकार है। शिक्षा सभी वर्गों के लिए सुलभ होने लगी थी। वर्ण भेद समाप्त हो गया था। विकास के अवसर समाप्त होने लगी थी। दो प्रणाली श्रमण संस्कृति प्रभावित होने लगी थी। इसलिए छात्रों से यह आशा की जाती थी कि वह धर्म प्रचार के लिए संघ के शरण में आए। बौद्ध युग में सामूहिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। यह शिक्षा मित्रों एवं विहारों में दी जाती थी, जहां छात्र सामूहिक जीवन व्यतीत करते थे। नारी शिक्षा की उपेक्षा की जाती थी। बुद्ध के शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध के नारी को भी शिष्य बनने की आज्ञा दी। तब से उनके लिए पृथक विहार बनाए गए। शिक्षा का स्वरूप प्रजातांत्रिक हो गया था। गुरु का स्थान उनकी योग्यता के कारण आंका जाता था। शिक्षा व्यवस्था केंद्रीय हो गई थी तथा केंद्रीय समिति शिक्षा की व्यवस्था करती थी। बौद्ध युग में शिक्षा को लोगों के नियंत्रण में थी। शैक्षिक जीवन अनुशासित था। स्त्रियों को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो गए थे। बौद्ध युगीन शिक्षा में वर्तमान समय में भी शैक्षिक प्रभाव छोड़े हैं। यह है शिक्षा का केंद्रीय शासन, शैक्षिक अवसरों की समानता, विद्यालय शिक्षा तथा सामूहिक शिक्षक। आधुनिक युग में इन्हीं व्यवस्थाओं के द्वारा शिक्षा का संचालन किया जा रहा था। अब देखते हैं निष्कर्ष। बौद्ध शिक्षा प्रणाली को विश्व की श्रेष्ठतम शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। संसार में शिक्षण संरचना की जो स्वरूप आज दिखाई देता है, उसमें मूल में बौद्ध युगीन शिक्षा की संरचना के तत्व विद्यमान हैं। शिक्षा का संस्थागत स्वरूप बौद्ध युग में ही विकसित हुआ तथा राज्य के शैक्षिक दायित्वों की व्याख्या हुई। साक्ष्य शिक्षण और स्वास्थ्य शिक्षण का विस्तृत एवं उपयोगी पाठ्यक्रम, व्यवहारिक एवं जीवनोपयोगी शिक्षण का स्वरूप इसी युग में विकसित हुआ। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था बौद्ध युगीन शिक्षा का प्रतिबिंब था। धन्यवाद।